अब ध्यान से देखेंगे कि हम लोग रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स इस चैप्टर को पढ़ते क्यों, बिकॉज आपको पता है माय टीचिंग मेथोडोलॉजी की क्या तो जानेंगे, क्या हम लोग पढ़ रहे हैं वो तो जानना है ही, लेकिन क्या से पहले हम किसी चीज को क्यों पढ़ रहे हैं। क्या इंस्टीट्यूट को हमारा सिलेबस बढ़ाना था इसीलिए इंस्टीट्यूट ने इस चैप्टर को इंट्रोड्यूस किया है क्या? नहीं, हर चैप्टर इंट्रोड्यूस करने का ना कुछ पर्पस होता है, एंड द सेम पर्पस इज बीइंग आल्सो कैरिड बाय द चैप्टर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। अब ध्यान से सुनो, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स मेरा कहता क्या है। अब जो सारी एंटिटीज होती है, हम कल जाकर क्या बनने वाले हैं, हम कल जाकर सीए बनने वाले, हम कल जाकर सीएमए बनने वाले। नाउ माय सिंपल क्वेश्चन टू यू इज, अगर आप सीए बन जाओगे, अगर आप सीएमए बन जाओगे तो आपको पैकेज कितना लगे? आप बोलो ना, जिस कोर्स के लिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, दिन रात एक कर रहे हैं, आप कितना पैकेज एक्सपेक्ट करोगे? सर आई एम एक्सपेक्टिंग एन एवरेज पैकेज ऑफ 10 लाख। और इंडस्ट्री में मिल जाएगा क्या? यस, 10 लाख रुपीस का पैकेज आप कमांड कर सकते हो। अब 10 लाख रुपीस का पैकेज आपको दे कौन पाएगा? बड़ी बड़ी कंपनीज, बिग फोर्स, बड़ी बड़ी एमएनसीज, जिनके पास बहुत पैसा है वो लोग आपको हायर कर पाएंगे, उनके पास उतनी ताकत होगी, एंड वो लोग आपको 10 लाख रुपए की सैलरी हायर कर पाएंगे। लेकिन आप मुझे क्वेश्चन बताओ, क्या बुक्स ऑफ अकाउंट्स सिर्फ बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस एमएनसीज को मेंटेन करना पड़ता है? नहीं सर, बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना तो उस छोटे व्यापारी के लिए भी जरूरी है जो 1 करोड़ रुपए का टर्नओवर कर रहा है। सर, उस छोटे वेंडर के लिए भी जरूरी है जो साल का सिर्फ 20 से 25 लाख रुपए सेल कर रहा है। अब आप बताओ, एक ऐसा बंदा जो सेल कितनी कर रहा है साल की? 1 करोड़ रुपए, उसमें से ट्रेडिंग वेडिंग है तो परचेस करना, खर्चे वर्चे मिलाकर उसके 80 लाख रुपए खर्चा हो जाते हैं, बच कितने रहे उसके पास? 20 लाख रुपए। क्या उसके लिए वायबल ऑप्शन होगा कि सिर्फ कंप्लायंस के लिए, सिर्फ अकाउंटिंग के लिए वो आपके जैसा सीए सीएमए दैट इज अ प्रोफेशनल हायर करे एंड 10 लाख रुपीस की सैलरी दे? नहीं, उसके लिए पॉसिबल नहीं होगा। लेकिन उसको अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स तो मेंटेन करने हैं, इसीलिए ऐसे लोग क्या करते हैं ना, इसीलिए ये जो ऑर्गेनाइजेशंस होती है ना, ये अकाउंटिंग के लिए क्या करते हैं? अकाउंटिंग के लिए अकाउंटेंट्स हायर करते हैं। अब आप बताइए, अकाउंटेंट्स मतलब कौन? सर, जो लोग जिन्होंने बीकॉम किया हुआ है, जिन्होंने 11-12 किया हुआ है, जिनके पास बेसिक अकाउंटिंग का नॉलेज है, या जिन्होंने दूसरा कुछ अकाउंटिंग का कोर्स कर रखा है, वो लोग बनते हैं अकाउंटेंट्स। अब ये लोग कितना सैलरी कमांड करते हैं? जब आप अकाउंटेंट हायर करते हो तो आप मान लो अंदाजा 10 से 12 हजार रुपए, 10 से 12 हजार रुपए अकाउंटेंट पर मंथ लेना है। अब सोचो, उधर सीए सीएमए को कितना देना पड़ रहा था? 10 लाख, मतलब महीने का समझो 70-80 हजार। इधर अकाउंटेंट कितना ले रहा है? 10,000 रुपए। अब आप बताओ, व्हाई इज इट द रीजन कि सीए सीएमए 10 लाख रुपए ले रहा है और अकाउंटेंट सिर्फ 10,000 रुपए, मतलब साल का 1/20 ले रहा है? व्हाई इज इट द रीजन कि सीए 8 गुना ज्यादा सैलरी कमांड कर पा रहा है? बिकॉज सर वो सीए है, बिकॉज सर वो सीएमए है, उसके पास वो डिग्री है, एंड वो डिग्री सर्टिफाई करती है कि इस इंसान के पास बहुत ज्यादा नॉलेज है। ऑब्वियसली जो हमें कोर्स में चीजें सिखाई जाती है उसका पर्पस है आपको नॉलेज देना, उसका पर्पस क्या है? नॉलेज देना। अब ऑब्वियसली जो नॉलेज अकाउंटेंट्स को होगा, क्या हम सीए लोगों के पास उससे कई ज्यादा नॉलेज होगा? यस। अब हम सीए लोगों के पास कई ज्यादा नॉलेज है ना, इसीलिए हम लोग पूरे साल जाके अकाउंटिंग नहीं करते। अकाउंटिंग कौन करता है? अकाउंटेंट्स। सर, अकाउंटिंग मतलब क्या हो गया? सर, अकाउंटिंग मतलब जो अकाउंटिंग दैट स्टार्ट्स विद द जर्नल एंट्री। ये जर्नल एंट्री भी कौन करते हैं? अकाउंटेंट्स। जर्नल एंट्री करने के बाद जो लेजर अकाउंट्स बनाने होते हैं, लेजर अकाउंट्स भी कौन बनाता है? अकाउंटेंट्स। लेजर अकाउंट्स बनने के बाद, लेजर बैलेंसिंग करने के बाद जो ट्रायल बैलेंस बनता है, ये ट्रायल बैलेंस भी कौन बनाता है? अकाउंटेंट्स। अल्टीमेटली ये जो फाइनल अकाउंट्स होते हैं ना, ये फाइनल अकाउंट्स भी कौन बनाता है? ये सारे बनाते तो अकाउंटेंट्स ही हैं। हम एज अ सीए में एट द एंड ऑफ द ईयर जाते हैं ऑडिट के लिए, एंड हम क्या करते हैं? इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को सर्टिफाई करते हैं कि क्या ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपका ट्रू एंड करेक्ट व्यू दे रहे हैं। अब यही जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, आफ्टर इट इज सर्टिफाइड बाय अस, ये प्रेजेंट किया जाता है एंटिटी के स्टेक होल्डर्स को। कौन होते हैं एंटिटी के स्टेक होल्डर्स? सर, एंटिटी के स्टेक होल्डर्स मतलब यही अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को बैंक मेंटेन करती है आपकी क्रेडिबिलिटी देखने के लिए। यही अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स आपके शेयर होल्डर्स को दिया जाता है टू टेल देम कि आपने इस साल में कितना प्रॉफिट कमाया एंड आपने इस साल में कितना लॉस किया। अब नाउ माय सिंपल क्वेश्चन टू यू इज कि अब ये जो अकाउंटिंग कर रहा है ना, मान लीजिए जिस अकाउंटेंट को हमने नाम किया, इसका नाम क्या है? चमन। अब जिन बच्चों ने रेगुलर लेक्चर्स में मुझसे पढ़ रखा है उनको पता होगा कि इस चैप्टर के हीरो का नाम क्या है? इस चैप्टर के हीरो का नाम है चमन। अब इस चैप्टर के हीरो का नाम हम लोगों ने चमन क्यों रखा है? बिकॉज चमन एक ऐसा बंदा है जो गलतियां करता है। इंसान गलतियों का पुतला है, मुझे पता है, लेकिन चमन तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से भी बड़ा गलती का पुतला है। और चमन ना बहुत ज्यादा गलतियां करता है। चमन का काम में ध्यान नहीं होता,
चमन का ध्यान पता नहीं कहीं और लगा हुआ है, जैसे बाघा का ध्यान होता है ना बावरी में, वैसे चमन का ध्यान पता नहीं अपने किसी और चमनी या चांद में लगा हुआ है। एंड चमन ना बहुत ज्यादा गलतियां करता है। नाउ लेट अस टेक एन एग्जांपल। चमन ने एक गलती करी जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करते समय। कौन सी जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करते समय गलती करी? लेट अस टेक एन एग्जांपल। हम लोगों ने एक परचेस किया। कितने का परचेस किया हम लोगों ने? 10,000 रुपीज का। आइडियली एंट्री क्या होनी चाहिए थी? एंट्री होनी चाहिए थी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। एंट्री क्या होनी चाहिए थी? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। एंड एंट्री कितने से होनी चाहिए थी? 10,000 रुपीज से। अब चमन का ध्यान था नहीं एंड चमन 10 पे आ गया, मतलब यही एंट्री चमन ने कितने से करी? 1,000 रुपए से। अब बताएंगे ट्रांजेक्शन कैसा फ्लो हो रहा है। इस ट्रांजेक्शन की जर्नल एंट्री गलत, जर्नल एंट्री गलत, तो ये ट्रांजेक्शन लेजर में गलत हुआ होगा। लेजर में गलत तो इस ट्रांजेक्शन का ट्रायल बैलेंस में इफेक्ट गलत हुआ होगा। एंड ट्रायल बैलेंस में इफेक्ट गलत मतलब अल्टीमेटली आपके फाइनल अकाउंट्स गलत पिक्चर शो हो रहे होंगे। फाइनल अकाउंट्स में गलत पिक्चर क्यों हो रहा है सर? सिंपल है ना, आपने एक परचेस 10,000 की जगह कितना लिखा? 1,000, तो आपका प्रॉफिट 9,000 से ज्यादा दिख रहा होगा। दूसरा, सर आपने कैश, आपके हाथ में कितनी कैश आई है? 10,000 रुपए। आपके पास से कैश गई कितनी? 10,000, लेकिन आपने टू कैश किया कितना? सिर्फ और सिर्फ 1,000। अब इसके कारण मेरे फाइनल अकाउंट्स गलत। एंड द क्वेश्चन इज कि क्या हम लोग एज एन ऑडिटर जाएंगे, क्या हम लोग गलत फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को सर्टिफाई करके अपने यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को दे सकते हैं? नहीं। इसीलिए हम लोगों को क्या कहा जाता है कि जो छोटे मोटे अकाउंटेंट लोग हैं ना, वो गलतियां करेंगे और उन गलतियों को सुधारने की जिम्मेदारी किसकी होगी? हमें। अब गलतियों को सुधारेगा कौन? हम। इसीलिए हमको पढ़ाया जा रहा है द चैप्टर ऑफ रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। बिकॉज हम लोग कौन है सर? हमको पता है सही चीज क्या होती है। अब बहुत बार ऐसा लगता है चमन की लापरवाही नहीं है, चमन को कोई चीज लगती थी लेकिन चमन ने सीए नहीं किया, चमन ने सीएमए नहीं किए, चमन ने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स नहीं पढ़े, उसके हिसाब से कुछ ट्रीटमेंट होनी चाहिए। लेकिन एक्चुअल अकाउंटिंग कैसी होनी चाहिए वो पता तो हमें ही होगा। अब जो कि एक्चुअल अकाउंटिंग के बारे में पता हमें है और चमन ने गलती करी है, तो हमको गलतियों को क्या करना पड़ेगा? रेक्टिफाई करना पड़ेगा। इसीलिए हम लोग इस चैप्टर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स के बारे में बोल रहे हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं इस वर्ड एरर्स की। एरर्स मतलब क्या सर? एरर्स मतलब गलतियां। अब गलतियां बेटा दो टाइप की होती है। एक टाइप की होती है अनइंटेंशनल एरर, कि सर मुझे पता नहीं था लेकिन गलती से मिस्टेक हो गया, ब्लंडर हो गया, गलती से मिस्टेक हो गया, ब्लंडर हो गया। इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है अनइंटेंशनल एरर्स। दूसरा होता है इंटेंशनल, हमने जानबूझ के गलतियां करी। दूसरा होता है इंटेंशनल, हमने जानबूझ के गलतियां करी। अब एक होता है अनइंटेंशनल गलती, दूसरी होती है इंटेंशनल गलती। अगर आपकी गलती अनइंटेंशनल है तो उसको कहा जाता है एरर। अगर आपकी गलती अनइंटेंशनल है तो उसको कहा जाता है एरर। लेकिन अगर आपने जानबूझ के गलती करी है ना, तो उसको कहा जाता है फ्रॉड। अब इस चैप्टर में मुझे किस चीज को डिटेक्ट करना है एंड किस चीज को रेक्टिफाई करना है? इज द एरर। क्या फ्रॉड को रेक्टिफाई करना? नहीं, फ्रॉड को भी रेक्टिफाई करना होता है, लेकिन जनरली ना एंटिटी के अंदर फ्रॉड्स इतने ज्यादा अंदर छुपे हुए होते हैं, इतने अच्छे से प्लान किए हुए होते हैं कि ऑडिटर के लिए भी पॉसिबल नहीं होता कि वो फ्रॉड्स को ढूंढे। अगर आप फ्रॉड्स को ढूंढ रहे हो तो आपको उनके भी चेंज करना पड़ेगा। लेकिन इस चैप्टर में हम लोग प्राइमरीली पढ़ क्या रहे हैं? इस चैप्टर में वी आर स्टडी कि अगर अनइंटेंशनल गलतियां हो गई है किससे? अकाउंटेंट से। सही कौन करेंगे? हम करेंगे। और सही करना हमको सिखाएगा कौन सा चैप्टर? इज द चैप्टर ऑफ रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। अब ध्यान से देखिए, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर सिंपली है क्या? आप मेरे साथ बच्चे गाना गाएंगे, क्या होना चाहिए था क्या एक्चुअली हो गया। लिखो बेटा, अपनी बुक है ना? क्या अगले अटेम्प्ट में आपको अपनी बुक किसी और को देनी है? नहीं। क्या इस बुक को आप ही यूज करने वाले हो? यस। तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स इस चैप्टर का क्या है? इट इज क्या होना चाहिए था क्या एक्चुअली हो गया। सारे बच्चे मेरे साथ बोलेंगे। अगर आप रिकॉर्डेड देख रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, आप अपने घर पे भी बोल सकते हो, ठीक है? सारे बच्चे मेरे साथ बोलेंगे। अगर आप रिकॉर्डेड देख रहे हो तो आप अपने घर पे जाके भी बिंदास चिल्लाओ, मम्मी पापा कुछ नहीं बोलेंगे। क्या काम है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स का? क्या होना चाहिए था क्या एक्चुअली हो गया। अब क्या होना चाहिए था इज द करेक्ट एंट्री। क्या होना चाहिए था इज द करेक्ट एंट्री। क्या एक्चुअली हो गया इज द रॉन्ग एंट्री। क्या होना चाहिए था इज द करेक्ट एंट्री। क्या एक्चुअली हो गया इज द रॉन्ग एंट्री। एंड रॉन्ग एंट्री से करेक्ट एंट्री तक मुझे जाना है। मुझे कौन सा फासला तय करना है? रॉन्ग एंट्री से लेकर करेक्ट एंट्री तक का फासला। एंड इस फासले को फॉलो करने के लिए मुझे एक एंट्री बोले कि दैट इज नोन एज द रेक्टिफिकेशन एंट्री। इसी फासले को
तय करने के लिए मैं जो एंट्री पास करूंगा, इस एंट्री को कहा जाएगा रेक्टिफिकेशन एंट्री। एंड रेक्टिफिकेशन एंट्री पास कैसा होगा, रेक्टिफिकेशन एंट्री पास कैसा होगा, यही हम लोग पढ़ने वाले हैं इन द चैप्टर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। हेलो बेटा, क्लास नोट में बढ़िया क्लास नोट्स आपके लिए बनाए गए, ध्यान से देखिए, डायग्राम्स भी लिखे हुए हैं ताकि आपको समझ में और अच्छे से आ जाए। एरर्स क्या होते हैं? दीज आर अनइंटेंशनल एरर्स और कमीशन ऑफ द अमाउंट्स और अकाउंट्स इन द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शन। सर जानबूझ के नहीं किया, गलती से मिस्टेक हो गई। अब इस केस में क्या कहा जाता है? टाइप्स ऑफ एरर्स। अजय हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ एरर्स की, ठीक है। लेट अस टॉक अबाउट द थिंग दैट इज द टाइप्स ऑफ एरर्स। अब टाइप ऑफ एरर्स का हम लोग काफी डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं, तो अगले आधे घंटे तक आप सब स्टूडेंट्स का मुझे अनइंटरप्टेड अटेंशन चाहिए। नजर हटी दुर्घटना घटी। तब तक के लिए जो भी बच्चे देखते जा रहे हो, मेक श्योर लाइक करते चलोगे वीडियो को। ऐसे नहीं आए वीडियो देखिए, पसंद आया और चले गए, बने हुए हो ना, वीडियो लाइक कर रहे हो ना, तो देखो। ठीक है, सौम्य सिंह सर, आज मोहित सर ने जो स्टूडेंट्स की लॉयल्टी अर्न करी थी वो पूरा देश दिखा है कोलकाता के रोड्स पर, थैंक यू। यस एक्चुअली इंडीड ही वाज, रिसेंटली वो पुणे भी आए थे एंड बिलीव मी, मैं भी काफी ज्यादा इंस्पायर हुआ मोहित सर से। आई वॉज नॉट एबल की कभी उनसे फेस टू फेस मुलाकात हो पाए, लेकिन ऑनलाइन जैसे आपको पता है प्लेटफॉर्म बढ़ता है, सो आई ऑल्सो यूज टू फॉलो हिम। दिख जाता था उनके पढ़ाने के तरीके में कि कितना पैशनेटली वो पढ़ाते हैं। एंड फॉर्चुनेटली वी लिव अ जेम टुडे, सो मे हिज सोल रेस्ट इन पीस एंड गॉड उनके फैमिली मेंबर्स को आगे ठीक रखे, ठीक है। तो चलिए अब बात करते हैं अबाउट द थिंग दैट इज द टाइप्स ऑफ एरर्स। कौन से तरीके की गलतियां होती है? बिकॉज क्या होता है ना सर, इस चैप्टर में हमको गलत चीज को सही करना है। अब अगर मुझे गलत चीज को सही करना है तो मुझे पता भी तो होना चाहिए गलत क्या है। अगर मुझे गलत चीज पता होगी, अगर मुझे सही चीज पता होगी, फिर ही तो मैं रेक्टिफिकेशन एंट्री पास कर पाऊंगा। अब अगर बात करें टाइप्स ऑफ एरर्स की, तो मोटा मोटी 4 टाइप के एरर होते हैं बच्चों। सबसे पहला क्या होता है? सबसे पहला होता है एरर ऑफ प्रिंसिपल। द फर्स्ट एरर इज द एरर ऑफ प्रिंसिपल। अब एरर ऑफ प्रिंसिपल को अगर मैं एक लाइन कहना चाहूं, एरर ऑफ प्रिंसिपल को अगर मैं सिंपली एक लाइन में डिफाइन कहना चाहूं, सो इट इज रिकॉर्डिंग ऑफ कैपिटल ट्रांजैक्शन एज रेवेन्यू, रिकॉर्डिंग ऑफ कैपिटल ट्रांजैक्शन एज रेवेन्यू एंड वाइस वर्सा, रिकॉर्डिंग ऑफ कैपिटल ट्रांजैक्शन एज रेवेन्यू एंड वाइस वर्सा। अब इसका मतलब क्या है? लेट अस टेक एन एग्जांपल। मैं आपको एग्जांपल बताते जाता हूं, एग्जांपल के साथ सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। मेरी एंटिटी ने परचेज किया है एक फर्नीचर, कितने रुपीस का? 5000 रुपीस का। डेबिटेड टू परचेज अकाउंट, परचेज ऑफ फर्नीचर डेबिटेड टू परचेज अकाउंट। अब ध्यान से देखेंगे, अगर मेरी एंटिटी फर्नीचर में डील करती है तो फर्नीचर मेरे लिए गुड्स होगा, लेकिन अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो ये फर्नीचर मेरे लिए क्या हो गया? असेट हो गया। अब जो कि ये असेट है, आप मुझे बताओ कि इसकी करेक्ट एंट्री होनी क्या चाहिए थी? अगर आपने 5000 रुपए में असेट परचेज किया है, एंट्री क्या होनी चाहिए थी? द एंट्री शुड बी फर्नीचर अकाउंट डेबिट, द एंट्री शुड बी फर्नीचर अकाउंट डेबिट 5K टू कैश अकाउंट 5K। ये क्या? ये एंट्री होनी चाहिए थी। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 5000, ये एंट्री होनी चाहिए थी। लेकिन एक्चुअली में एंट्री क्या हुई है? लेकिन बताओ, रॉन्ग एंट्री जो मैंने एक्चुअली में पास करी है वो क्या है? मैंने फर्नीचर अकाउंट को डेबिट करने की बजाय परचेज अकाउंट में डेबिट कर दिया। बोलो बच्चों, एंट्री क्या होगी? द एंट्री विल बी परचेज अकाउंट डेबिट, द एंट्री विल बी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 5000, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 5000। अब रॉन्ग एंट्री हमको पता है, यस। करेक्ट एंट्री हमको पता है, यस। क्या हम लोग रेक्टिफिकेशन एंट्री बना पाते हैं? सर लेकिन आपने अभी तक हमको रेक्टिफिकेशन के बारे में कुछ बताया नहीं है। आप इस स्टेज पे हमसे कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि हम आपको रेक्टिफिकेशन एंट्री बताएं? अरे बच्चों, भरोसा रखो, आपसे ज्यादा भरोसा मुझे है आप पर। आप इसकी रेक्टिफिकेशन एंट्री बना ही लोगे, आप सिंपली इस पर रेक्टिफिकेशन एंट्री बना ही लोगे। बताओ बेटा, रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या होगी? सिंपली क्या याद रखना है? क्या होना चाहिए था, क्या एक्चुअली हो गया। अगर आपको कोई पूछे रेक्टिफिकेशन एंट्री, आपके दिमाग में गाना आना चाहिए, क्या होना चाहिए था, क्या एक्चुअली हो गया। अब हम लोग एक एक अकाउंट को पकड़ेंगे एंड खुद को यही सवाल पूछेंगे, क्या होना चाहिए था, क्या एक्चुअली हो गया। जैसे कि सबसे पहले, ठीक है, जैसे कि सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले हम लोग आएंगे इधर
एक अकाउंट को हमने पकड़ा, लेट अस टेक एन एग्जांपल परचेज अकाउंट। अब देखो परचेज अकाउंट हमने 5000 से डेबिट किया है, क्या परचेज अकाउंट 5000 से डेबिट होना चाहिए था? नहीं। परचेज अकाउंट मैंने 5000 से डेबिट किया है, क्या परचेज अकाउंट 5000 से डेबिट होना चाहिए था? नहीं। गलती से डेबिट हो गया ना, तो क्रेडिट कर दो। ये मैं क्या कर रहा हूं, ये मैं पास कर रहा हूं रेक्टिफिकेशन एंट्री। क्या होना चाहिए था, क्या एक्चुअली हो गया? क्या परचेज अकाउंट 5000 से डेबिट होना चाहिए था? नहीं। हो गया है ना, तो रिवर्स कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। अगला हम लोग पकड़ेंगे कैश अकाउंट को। क्या कैश अकाउंट 5000 से क्रेडिट होना चाहिए था? यस। एंड क्या कैश अकाउंट 5000 से क्रेडिट हुआ है? यस। मतलब कोई भी गलती नहीं है। अगला हम लोग बात कर लेते हैं फर्नीचर अकाउंट की। क्या फर्नीचर अकाउंट 5000 से डेबिट होना चाहिए था? यस। लेकिन क्या आपने फर्नीचर अकाउंट को 5000 से डेबिट किया? द आंसर इज नो। फर्नीचर अकाउंट 5000 से डेबिट होना चाहिए था, लेकिन फर्नीचर अकाउंट 5000 से डेबिट नहीं हुआ। आप एंट्री क्या करोगे? आप करोगे फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट 5000 एंड 5000 रुपीज। बताओ बच्चों, रेक्टिफिकेशन एंट्री समझ में आई क्या? एंड एरर ऑफ प्रिंसिपल मतलब क्या? जो भी आपको पूछे एरर ऑफ प्रिंसिपल क्या होता है, जो भी पर्सन आपको पूछेगा कि एरर ऑफ प्रिंसिपल क्या होता है, आपको बोलना एरर ऑफ प्रिंसिपल मतलब या तो मैंने कैपिटल ट्रांजैक्शन को रेवेन्यू दिखा दिया, या वाइस वर्षा। बेटा कोई वर्षा नाम की लड़की नहीं है जिसको मैं वाइस बोल रहा हूं। वाइस वर्षा मतलब सेम विल बी एप्लीकेबल इन द ऑपोजिट केस आल्सो, कि कैपिटल को रेवेन्यू दिखा दिया या रेवेन्यू को कैपिटल दिखा दिया। अब ये कौन सा एग्जांपल था? ये एग्जांपल था मेरा, मैंने कैपिटल को क्या दिखाया? रेवेन्यू। मैंने कैपिटल को क्या दिखाया? रेवेन्यू। अब दूसरा मैं आपको एग्जांपल देता हूं जिसमें हम लोग रेवेन्यू को कैपिटल दिखाएंगे, ठीक है? लिखिए एग्जांपल नंबर 2। लिखिए एग्जांपल नंबर 2। क्या है एग्जांपल नंबर 2 में? रिपेयर्स टू मशीनरी, रिपेयर्स टू मशीनरी ₹2000 एडेड टू द कॉस्ट ऑफ असेट। अब बताओ बच्चों, एक क्वेश्चन का मुझे सिंपली आप जवाब दोगे, अगर मैंने मेरी असेट पर डे टू डे रिपेयर्स करवाई, क्या वो कॉस्ट ऑफ द असेट में ऐड होनी चाहिए या पीएनएल में जाना चाहिए? सर ऑब्वियसली वो प्रॉफिट एंड लॉस में जाना चाहिए। मैंने क्या किया? मैंने उसे कॉस्ट ऑफ द असेट में ऐड कर दिया। बताओ बच्चों, करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए? द करेक्ट एंट्री शुड बी रिपेयर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट विद द अमाउंट ऑफ 2000। अब रॉन्ग एंट्री हुई क्या है? रॉन्ग एंट्री हुई है मशीनरी अकाउंट डेबिट, बिकॉज मैंने मशीनरी अकाउंट में डेबिट कर दिया है। सो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितने से करेंगे हम लोग? 2000। अब फिर से वही लॉजिक, क्या होना चाहिए था, क्या एक्चुअली हो गया? करनी क्या है हमको? करनी है हमको रेक्टिफिकेशन एंट्री। रेक्टिफिकेशन एंट्री करने के लिए एक एक अकाउंट को पकड़ेंगे एंड वही क्वेश्चन पूछेंगे, क्या होना चाहिए था, क्या एक्चुअली हो गया? जैसे कि सबसे पहले मशीनरी अकाउंट 2000 से डेबिट हुआ है, क्या मशीनरी अकाउंट 2000 से डेबिट होना चाहिए था? नहीं, तो क्रेडिट कर दो 2000 रुपीज से। बैंक अकाउंट क्या 2000 से होना चाहिए था? क्या बैंक अकाउंट 2000 से क्रेडिट होना चाहिए था? यस। क्या बैंक अकाउंट 2000 से क्रेडिट हुआ है? यस, मतलब नो चेंज। अरे जो चीज सही हुई है उसको थोड़ी रेक्टिफाई करोगे। अगर राइट हाथ में चोट लगी है, अगर राइट हाथ में चोट लगी है तो राइट हाथ में ही तो मलहम पट्टी करूंगा, लेफ्ट हाथ में थोड़ी करूंगा। तो जो बैंक अकाउंट सही है उसका ट्रीटमेंट तो वैसे ही होगा। अब अगली बात करते हैं रिपेयर्स अकाउंट की। क्या रिपेयर्स अकाउंट 2000 से डेबिट होना चाहिए था? द आंसर इज यस। एंड क्या रिपेयर्स अकाउंट 2000 से डेबिट हुआ है? द आंसर इज नो। तो रिपेयर्स अकाउंट को डेबिट कर देंगे, कितने से? 2000 रुपीज से। बताओ बच्चों, रेक्टिफिकेशन एंट्री समझ में आई क्या? एंड पहला टाइप ऑफ एरर समझ में आया क्या? बिलीव मी, फास्ट ट्रैक लेक्चर्स के साथ भी आपकी मैं इतनी प्यारी नोट्स बना के दूंगा ना कि एग्जाम से एक दिन पहले बस ये नोट्स पढ़ लो एंड काम खत्म रे। एग्जाम से एक दिन पहले नोट्स पढ़ लोगे एंड क्लास खत्म रे। बोलो बेटा, एरर ऑफ प्रिंसिपल समझ में आया? क्या आपको एरर ऑफ प्रिंसिपल समझ में आया? एंड क्या हम लोग आगे मूव कर सकते हैं? तो चंदा भी दीवाना है तेरा, चलती है मुश्क के सारी चकोरिया, काजल की सियाही से लिखी है तूने जाने कितनों की लव स्टोरिया, केसरिया तेरा इश्क है पिया, रंग जाऊं जो मैं हाथ लगाऊं, दिल बीते सारा तेरी जिक्र में। अरे नालायक को वीडियो को लाइक कर दो। रैन सारी तेरी खैर मनावा, केसरिया तेरा इश्क है पिया, इश्क है पिया, केसरिया तेरा इश्क है पिया, इश्क है पिया। चलो बच्चों,
क्या हम लोग कंटिन्यू कर सकते हैं? कैन वी कंटिन्यू विद द नेक्स्ट पार्ट? यस। अब चलिए हम लोग लिखते हैं विद द एरर नंबर 2, एंड द एरर नंबर 2 इज एरर ऑफ ओमिशन। एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ ओमिशन मतलब आपको लिखना है भूला। कौन सी वो मूवी होती है जिसमें होता है भूला? सर हमें प्रैक्टिस के लिए भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन पीडीएफ शेयर। बेटा ये जो क्वेश्चंस है ना, ये जो फास्ट ट्रैक में आपके लिए क्वेश्चंस लाए ना, ये जो 10 चैप्टर्स, ये जो 10 क्वेश्चंस है ना रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स चैप्टर में, मास्टर प्रॉब्लम है बेटा। इतने क्वेश्चन करके चले जाओ ना, एग्जाम का कोई भी क्वेश्चन तो इजीली बना ही लोगे। अगले एरर की बात करें हम लोग, दैट इज द एरर ऑफ ओमिशन। क्या कहता है एरर ऑफ ओमिशन? एरर ऑफ ओमिशन मतलब भूला। कौन सा मूवी है वो जिसमें भूला होता है? आई थिंक इट इज कौन सा होता है वो, जॉनी लीवर है ना शायद, उसमें गोलमाल है शायद, है ना? यस इट्स गोलमाल। हाँ तो गोलमाल में नहीं होता क्या भूला? इस चैप्टर में, इस टाइप ऑफ एरर में हमारा चमन क्या हो जा रहा है? भूला। चमन एंट्री करना भूल जा रहा है। अब ये जो एरर ऑफ ओमिशन होता है ना, या तो हो सकता है कंप्लीट ओमिशन हो, या तो हो सकता है कंप्लीट ओमिशन हो। कंप्लीट ओमिशन मतलब एंट्री रिकॉर्ड ही नहीं करी। कंप्लीट ओमिशन मतलब एंट्री रिकॉर्ड ही नहीं करी। मैंने गुड्स परचेज किया, परचेज का इनवॉइस मेरे पास पड़ा है, मैंने एंट्री रिकॉर्ड ही नहीं करी। गुड्स सेल किया, सेल का इनवॉइस पड़ा है मेरे पास, सर मैंने सेल रिकॉर्ड ही नहीं किया। असेट परचेज किया, असेट फिजिकल इन्वेंट्री बुक्स में आ गई है, असेट को मैं यूज कर रहा हूं, लेकिन हमारा अकाउंटेंट, हमारा गधा अकाउंटेंट एंट्री करना ही भूल गया। ये हो गया कंप्लीट ओमिशन। दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है बेटा पार्शियल ओमिशन। द अदर टाइप ऑफ एरर इज पार्शियल ओमिशन। पार्शियल ओमिशन तो और ज्यादा घातक है। कंप्लीट ओमिशन मतलब आपने एंट्री ही नहीं करी, लेकिन जो मेरा पार्शियल ओमिशन होता है ना, पार्शियल ओमिशन मतलब आपने पार्ट एंट्री करी, आपने पार्ट एंट्री नहीं करी। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, मान लीजिए मैंने किया है एक परचेज ऑफ असेट, मैंने किया है एक परचेज ऑफ असेट कितने का? ₹20,000 का। बताइए इसकी जर्नल एंट्री क्या होनी चाहिए? इसकी जर्नल एंट्री होनी चाहिए असेट अकाउंट डेबिट 20,000 टू बैंक अकाउंट 20,000। क्या होनी चाहिए एंट्री? असेट अकाउंट डेबिट 20,000 टू बैंक अकाउंट 20,000। ये मैंने क्या किया? परचेज ऑफ असेट रिकॉर्ड किया। ये मैंने परचेज ऑफ असेट रिकॉर्ड किया। क्या मैंने असेट का परचेज रिकॉर्ड कर लिया? यस। अब रिकॉर्ड करने के बाद अगली ट्रांजेक्शन क्या आती है? रिकॉर्ड करने के बाद द नेक्स्ट प्रोसेस इज इसकी पोस्टिंग करना। अब एवरी ट्रांजेक्शन हैज टू इफेक्ट अंडर द डबल एंट्री सिस्टम, वन इज द डेबिट इफेक्ट, वन इज द क्रेडिट इफेक्ट। उसी तरीके से हमको इस ट्रांजेक्शन के 2 इफेक्ट देने थे। एक इफेक्ट हम लोग देंगे असेट अकाउंट में, दूसरा इफेक्ट हम लोग देंगे बैंक अकाउंट। बताइए बच्चों पोस्टिंग कैसे होगी? सर पोस्टिंग विल बी असेट अकाउंट के डेबिट में हम लोग करेंगे टू बैंक अकाउंट 20,000, एंड बैंक अकाउंट के क्रेडिट में हम लोग करेंगे बाय असेट अकाउंट 20,000। ये क्या है? ये होना चाहिए था। ये क्या है? ये होना चाहिए था। अब चमन है गलतियां तो करे। अब पार्शियल ओमिशन की गलती मतलब क्या? चमन ने असेट अकाउंट डेबिट में टू बैंक 20,000 तो किया, लेकिन चमन ने बैंक अकाउंट के क्रेडिट में बाय असेट 20,000 ये एंट्री ही नहीं करी। गलती क्या हुई है? असेट अकाउंट 20,000 से डेबिट होना चाहिए था, असेट अकाउंट 20,000 से डेबिट हुआ है। बैंक अकाउंट 20,000 से क्रेडिट होना चाहिए था, लेकिन बैंक अकाउंट क्रेडिट हुआ ही नहीं है। अब गलती तो है, अब गलती तो है बेटा, बताओ कैसे ये गलती है? ध्यान से देखो, जब हम लोग ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, लेट अस टेक एन एग्जांपल, हम लोग ट्रायल बैलेंस बना रहे। अब आप मुझे बताओ ट्रायल बैलेंस में क्या मेरा डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड मैच होगा? सिंपल क्वेश्चन। ट्रायल बैलेंस बनाते समय क्या मेरा डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड मैच होगा, या दोनों के बीच में कुछ डिफरेंस आएगा? बोलो बेटा, ट्रायल बैलेंस बनाते समय क्या मेरा डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड मैच होगा, या कुछ ना कुछ डिफरेंस आएगा? लेट अस टेक एन एग्जांपल, मेरा डेबिट साइड का टोटल कितना आ रहा है? 15,80,000। अगर मेरा डेबिट साइड का टोटल 15,80,000 आ रहा है ना, तो मेरा क्रेडिट साइड का टोटल बाय डिफॉल्ट कितना आ जाएगा? 15,60,000। रीजन क्या है? सर रीजन सिंपल है, एक 20,000 का क्रेडिट इफेक्ट आपने नहीं दिया, तो आपका क्रेडिट साइड खुद ही क्या होना है? आपका क्रेडिट साइड खुद ही 20,000 से शॉर्ट होगा। आपने इफेक्ट नहीं दिया तो आपका क्रेडिट साइड 20,000 रुपीज से शॉर्ट होगा। मैं मान रहा हूं कि आपका क्रेडिट साइड 20,000 से शॉर्ट होगा, एंड इसके कारण आपका ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होगा। ध्यान से देखो बेटा, अगर मेरा एरर है, अगर मेरा ऊपर कौन सा एरर है? एरर ऑफ प्रिंसिपल है, तो और एक चीज है इसमें साथ में लिखते चलो, क्या इस केस में मेरा ट्रायल बैलेंस टैली होगा? यस, बिकॉज मैंने गलत अकाउंट में ट्रांसफर किया है। लेकिन सर डेबिट इफेक्ट दिया है क्या? यस,
क्रेडिट इफेक्ट दिया है क्या? यस। अगर आप हर ट्रांजेक्शन के दो इफेक्ट दोगे, वन इज द डेबिट इफेक्ट, वन इज द क्रेडिट इफेक्ट, तो आपका ट्रायल बैलेंस टैली होगा। अभी मैं क्यों लिखा रहा हूं ट्रायल बैलेंस टैली होगा या नहीं होगा, ये आपको लेटर पार्ट में समझेगा। इधर आपको आना है ओमिशन के टाइम पे, अगर कंप्लीट ओमिशन है तो फिर भी ट्रायल बैलेंस टैली होगा। अरे डेबिट इफेक्ट आपने दिया ट्रांजेक्शन का, नहीं। क्रेडिट इफेक्ट दिया आपने ट्रांजेक्शन का, नहीं, तो आपका ट्रायल बैलेंस टैली हो जाएगा, तो आपका ट्रायल बैलेंस टैली हो जाएगा। लेकिन अगर आपने ट्रांजेक्शन का पार्शियल ओमिशन किया है, एक साइड इफेक्ट दिया, एक साइड इफेक्ट नहीं दिया, तो आपका ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होगा। ट्रायल बैलेंस विल नॉट टैली, ट्रायल बैलेंस विल नॉट टैली, द ट्रायल बैलेंस विल नॉट टैली। ठीक है, बताओ बच्चों, एरर ऑफ ओमिशन आपको समझ में आया क्या? एरर ऑफ ओमिशन मतलब एंट्री भूला, एरर ऑफ ओमिशन मतलब भूला, या तो एंट्री करना ही भूल जाओ कंप्लीट ओमिशन, या तो पार्शियल ओमिशन, कुछ एंट्री रिकॉर्ड करो, कुछ पार्ट ऑफ द एंट्री रिकॉर्ड मत करो। अब कंप्लीट ओमिशन है तो ट्रायल बैलेंस टैली होगा, पार्शियल ओमिशन है तो मेरा ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होगा। अब चलिए बात करते हैं हम लोग थर्ड थिंग की, चलिए हम लोग बात करते हैं अबाउट द थर्ड थिंग, दैट इज द कॉम्पेंसेटिंग एरर। लेट अस टॉक अबाउट द, चलो एक काम करते हैं, लेट अस टॉक अबाउट द नेक्स्ट एरर, दैट इज द एरर ऑफ कमीशन। अब जो एरर ऑफ ओमिशन होता है ना, उसको हम लोग कहा कहते हैं भूला, लेकिन जो एरर ऑफ कमीशन होगा ना, इसको हम लोग कहेंगे लापरवाही। इस काइंड के एरर को क्या नाम देंगे? लापरवाही। आपकी लापरवाही के कारण क्या हो रहा है ना, आप एरर कमिट कर दे रहे हो। अब एरर ऑफ कमीशन क्या होता है? एरर ऑफ कमीशन के ना मल्टीपल एग्जांपल्स देते हैं, जैसे कि पहला एग्जांपल क्या है? पोस्टिंग ऑन द रॉन्ग साइड। सेकंड क्या है? रॉन्ग अमाउंट, या तो आप गलत साइड में पोस्ट कर दे रहे हो, या तो आप गलत अमाउंट से पोस्ट कर दे रहे हो, या तो आप गलत अकाउंट में पोस्ट कर दे रहे हो, गलत साइड पोस्ट कर दे रहे हो, गलत अमाउंट में पोस्ट कर दे रहे हो, गलत अकाउंट में पोस्ट कर दे रहे हो, आप किसी अकाउंट की अंडर कास्टिंग कर रहे हो, आप किसी अकाउंट की ओवर कास्टिंग कर रहे हो। मोटा मोटी ये होते हैं। अदर देन दैट जो भी लापरवाही होती है ना, सारी चीजें उसमें कवर होती हैं। अब चलिए एक एक करके ना मैं आपको एग्जांपल देता हूं। सबसे पहला लेट अस टॉक अबाउट द एग्जांपल ऑफ पोस्टिंग ऑन रॉन्ग साइड। अब एग्जांपल लिखेंगे, ठीक है, अब एग्जांपल लिखेंगे, लिखो बेटा। परचेज फ्रॉम करण ₹5,000 posted to the debit of his account। ध्यान से देखेंगे बच्चों, ट्रांजैक्शन आपके लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज गलतियां जानेंगे तो सही चीजें पता चलेंगी। बेटा वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हो, देख रहे हो लेकिन वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हो, लाइक को महाकाल का आपके ऊपर होगा, ठीक है। जो भी मेरे को नहीं जमता एडवर्टीजमेंट क्यों बोलने लगा रहे हो, शांति से वीडियो को लाइक कर दो, ठीक है, ताकि इट हेल्प्स द यूट्यूब एल्गोरिथम टू रीच मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स। क्वालिटी कंटेंट तो आपको प्रोवाइड किया ही जा रहा है, ठीक है। अब चलिए बात करते हैं अबाउट द नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, परचेज फ्रॉम करण ₹5,000 पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ हिज अकाउंट। बताइए एंट्री क्या होनी चाहिए थी? बोलो एंट्री क्या होनी चाहिए थी? सर एंट्री होनी चाहिए थी परचेज अकाउंट डेबिट 5,000 टू करण अकाउंट 5,000। क्या इधर एंट्री में कोई गलती है? नहीं। गलती किधर है बेटा? पोस्टिंग में। अब पोस्टिंग क्या होनी चाहिए थी? ध्यान से देखो, इसी ट्रांजैक्शन की एंट्री क्या होनी चाहिए थी? मुझे परचेज अकाउंट के डेबिट साइड में लिखना चाहिए था टू करण अकाउंट, एंड मुझे करण अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखना चाहिए था बाय परचेज। ये क्या है? ये चीजें होनी चाहिए थी। लेकिन क्वेश्चन बोल क्या रहा है? ध्यान से देखो, परचेज फ्रॉम करण ₹5,000 was posted to the debit of his account। अरे ये क्या हो रहा है? अर्थ पे अनर्थ हो रहा है। करण अकाउंट में आपने क्या करना चाहिए था? क्रेडिट करना चाहिए था। करण अकाउंट में हमें क्रेडिट करना चाहिए था। करण अकाउंट में हमने क्या कर दिया? डेबिट कर दिया। मतलब हमने इधर एंट्री क्या कर दी? टू परचेज अकाउंट। क्या होना चाहिए था? बाय परचेज अकाउंट। अब इसके कारण क्या हो गया? ध्यान से देखो, मैंने ये एंट्री तो करी ही नहीं। अब बताओ इसके कारण मेरा ट्रायल बैलेंस टैली होगा या नहीं होगा? अल्टीमेट कंक्लूजन बताओ मेरा, अगर मैंने ट्रायल बैलेंस बनाया है तो मेरा ट्रायल बैलेंस टैली होगा या नहीं होगा? अब मान लो मैं आपको दे रहा हूं कि मेरा जो ट्रायल बैलेंस का डेबिट साइड है ना, उसका टोटल आ रहा है 16 लाख,
अब गेस करो डेबिट क्रेडिट साइड का टोटल होगा कितना। अगर मेरे ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड का टोटल 16 लाख आ रहा है तो क्रेडिट साइड का टोटल कितना होगा सर? सिंपल है, एक ट्रांजेक्शन की मैंने क्रेडिट इफेक्ट करा है क्या? नहीं, और डबल इफेक्ट दे दिया डेबिट में। अगर डबल इफेक्ट दे दिया डेबिट में तो सर ऑब्वियसली जो मेरा डेबिट साइड है ना वो ज्यादा होगा क्रेडिट साइड से। कितने से? 10,000 रुपीज से। बिकॉज अगर मैं दोनों 5,000 करता तो एंट्री इक्वल होती। एक तो मैंने डेबिट करेक्ट किया लेकिन क्रेडिट का भी इफेक्ट क्या दे दिया मैंने? डेबिट, मतलब डिफरेंस कितने का हो गया? 10,000। अब 10,000 रुपीज से मेरा डेबिट साइड ज्यादा होगा। मतलब अगर मेरा डेबिट साइड 16 लाख दिख रहा है ना तो बाय डिफॉल्ट मेरा क्रेडिट साइड कितना हो जाएगा? 15,90,000। इन शॉर्ट मैं कहना क्या चाहता हूं? इन शॉर्ट मैं कहना चाहता हूं कि इस गलती के कारण मेरा ट्रायल बैलेंस विल नॉट टैली। बताओ बच्चों, क्या ये लापरवाही नहीं है? क्या ये लापरवाही नहीं है सर? सरासर लापरवाही है। काम पे ध्यान दो चमन। अगर चमन का काम पे ध्यान होता तो चमन सही अकाउंट में एंट्री करता, लेकिन चमन का ध्यान नहीं है काम में। करंट अकाउंट में क्या होना चाहिए था? क्रेडिट होना चाहिए था। मैंने चमन करंट अकाउंट में क्या किया? डेबिट किया। गलत है, गलत है, गलत है, गलत है। हो गया, ठीक है। अब पहला हो गया कि मैंने एंट्री रॉन्ग साइड से करी। अगला क्या है? मैंने रॉन्ग अमाउंट से करी। चलिए एग्जांपल लिखते हैं रॉन्ग अमाउंट की, ठीक है। चलिए एग्जांपल लिखते हैं हम लोग रॉन्ग अकाउंट की, वही लिखते हैं, वही एग्जांपल को कंटिन्यू करते हैं। परचेज फ्रॉम करण, परचेज फ्रॉम करण क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट। परचेज फ्रॉम करण रुपीज लिखो 5,000, क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट फॉर रुपीज 50,000। अब देखो बच्चों गलती क्या हो रही है? क्या यहाँ पे गलती मेरी रिकॉर्डिंग के टाइम पे हो रही है? नहीं, गलती क्या हो रही है? क्रेडिटेड। अब ध्यान से देखो, जब क्वेश्चन पोस्टेड, डेबिटेड, क्रेडिटेड कहे इसका मतलब जर्नल एंट्री के टाइम पे गलती नहीं है। इसका मतलब है कि मेरी गलती ना पोस्टिंग के टाइम पे है। एंट्री सही हुई है? यस, एंट्री सही हुई है। बताओ एंट्री क्या होगी? द एंट्री विल बी परचेज अकाउंट डेबिट 5,000 टू करंट अकाउंट 5,000। ये एंट्री होनी चाहिए थी। अब जो कि मेरी ये एंट्री होनी चाहिए थी, इसकी पोस्टिंग कैसे होगी? पहला मैं पोस्टिंग करूंगा परचेज अकाउंट में, दूसरा मैं पोस्टिंग करूंगा करंट अकाउंट में। बताओ बेटा, परचेज अकाउंट में मैं पोस्टिंग कैसे करूंगा? परचेज अकाउंट में पोस्टिंग करते समय मैं परचेज अकाउंट में डेबिट करूंगा टू करंट अकाउंट। परचेज अकाउंट में पोस्टिंग करते समय मैं परचेज अकाउंट में डेबिट करूंगा टू करंट अकाउंट। कितने से? 5,000 रुपीज। एंड करंट अकाउंट में क्रेडिट करते समय मुझे करना चाहिए था बाय परचेज अकाउंट। कितने से? 5,000। बेटा मैं भी बोल सकता था कि ऊपर वाले एग्जांपल में ये चेंज, ये चेंज, ये चेंज, लेकिन मैं इतने एफर्ट लेके आपके लिए नोट लिख के दे रहा हूं ना, तो मेक श्योर करो आप भी लिखो, ठीक है। मैं इनके प्रिंट करके भी दे सकता था, लेकिन लिखने का रीजन यही है कि आप भी सारे बच्चे मेरे साथ साथ में लिखो, ठीक है। अब ध्यान से देखोगे इधर हुआ क्या है। अब ध्यान से देखोगे आपकी इधर हुआ क्या है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? परचेज फ्रॉम करंट 5,000 क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट एज 50,000। अरे बोलो बेटा, परचेज अकाउंट के डेबिट में भी कितना आना चाहिए था? 5,000। करंट अकाउंट के क्रेडिट में भी कितना जाना चाहिए था? 5,000। लेकिन मैंने करंट अकाउंट के क्रेडिट में लिख कितना दिया? 50,000। अरे रे 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 रे, कितना क्रेडिट होना चाहिए था? 5,000 से। कितना क्रेडिट हो गया? 50,000 से। बोलो बेटा, क्या इस गलती के कारण मेरा ट्रायल बैलेंस टैली होगा? अरे बोलना माही, बोलना बोलना माही, बोलना। क्या इस गलती के कारण मेरा ट्रायल बैलेंस टैली होगा? द आंसर इज नो। क्या इस गलती के कारण मेरा ट्रायल बैलेंस टैली होगा? द आंसर इज नो। चलो बेटा, क्या मैंने आपको गलती बता दी? रॉन्ग साइड की? यस। रॉन्ग अमाउंट की? यस। रॉन्ग अकाउंट की एंट्री बता दूं क्या? चलो आपको मैं रॉन्ग अकाउंट की एंट्री बता देता हूं, ठीक है। चलो आपको मैं एक एंट्री बता देता हूं रॉन्ग अमाउंट की, रॉन्ग अकाउंट की, ठीक है। कौन सी एंट्री मैं आपको बता रहा हूं? आई विल बी शोइंग यू द एंट्री ऑफ रॉन्ग अकाउंट। कि मैंने एंट्री ही गलत अकाउंट में कर दी, मतलब राम की जगह श्याम में कर दी, श्याम की जगह नमन में कर दी, कोई भी रीजन, बस अकाउंट गलत दे दिया, ठीक है। अकाउंट मैंने गलत कर दिया। अब जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूं, ठीक है, गलत अकाउंट की। लिखो सेल टू रमन, सेल टू रमन recorded in sales book as sale to चमन। क्या हो गया? मैंने सेल किसको किया? मैंने रमन को सेल किया। बताओ आइडियली एंट्री क्या होनी चाहिए थी? अगर मैंने रमन को गुड सेल किया है, एंट्री क्या होनी चाहिए थी? द एंट्री शुड बी
बैंक अकाउंट, सॉरी रमन अकाउंट डेबिट, क्रेडिट सेल किया है ना, एंट्री होनी चाहिए थी रमन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, एंट्री होनी चाहिए थी रमन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। इसकी एंट्री मैंने सेल्स बुक में करी, सेल्स बुक में एंट्री तो करेक्ट करी, लेकिन रमन अकाउंट डेबिट की सेल्स की बजाय मैंने रॉन्ग एंट्री कर दी चमन अकाउंट डेबिट टू सेल्स। मैंने क्या एंट्री कर दी, मैंने कर दी एंट्री चमन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। 1000 रुपए का ट्रांजेक्शन है, 1000 रुपए में ही रिकॉर्ड किया। बताओ बच्चों, क्या आप मुझे इसका रेक्टिफिकेशन एंट्री बता सकते हो? सिंपल है, क्या होना चाहिए था, क्या एक्चुअली हो गया? क्या चमन अकाउंट 1000 रुपए से डेबिट होना चाहिए था? नहीं, हो गया है, तो चमन अकाउंट को हम लोग क्रेडिट कर देंगे। क्या सेल्स अकाउंट 1000 रुपए से क्रेडिट होना चाहिए था? यस। क्या सेल्स अकाउंट 1000 रुपए से क्रेडिट हुआ? यस, मतलब कोई भी इफेक्ट नहीं। लास्टली, क्या रमन अकाउंट 1000 रुपए से डेबिट होना चाहिए था? नहीं, सॉरी होना चाहिए था। हुआ है क्या डेबिट? नहीं, तो कर दो 1000 रुपीज, रमन अकाउंट डेबिट टू चमन अकाउंट 1000। हो गई रेक्टिफिकेशन एंट्री। अब आप बताओ, क्या इस गलती के कारण मेरा ट्रायल बैलेंस टैली होगा या नहीं होगा? सर सिंपल है ना, गलती कौन सी है? सर गलती डबल साइडेड एरर है। गलती तो हुई है, लेकिन गलती डेबिट साइड में भी हुई है, लेकिन गलती क्रेडिट साइड में भी हुई है। अब इसमें मेरा ट्रायल बैलेंस टैली होगा, इसमें मेरा ट्रायल बैलेंस टैली होगा, इसमें मेरा ट्रायल बैलेंस टैली होगा। ठीक है, अब रीजन पता चलेगा ट्रायल बैलेंस टैली होगा या नहीं होगा, ये सारी चीजें लिखाने का रीजन क्या है? तो फर्स्ट केस में मेरा ट्रायल बैलेंस टैली होगा, एज सिंपल एज दैट। अब क्या हमारा रॉन्ग साइड हो गया? यस। रॉन्ग अमाउंट हो गया? यस। रॉन्ग अकाउंट हो गया? यस। अब बात करते हैं ओवर स्टेटिंग एंड अंडर स्टेटिंग की। अब हो सकता है आपने आज से पहले ओवर स्टेटिंग एंड अंडर स्टेटिंग ये वर्ड नहीं सुना हो, लेकिन मैं आपको बताता हूं, ओवर स्टेटिंग अंडर स्टेटिंग कह लो, या ओवर कास्ट कह लो, अंडर कास्ट कह लो, या कास्ट शॉर्ट या कास्ट ओवर कह लो, तीनों का मतलब एक ही होता है। अब चलिए हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल क्या लिखिए? लिखिए टोटल ऑफ सेल्स डे बुक, टोटल ऑफ सेल्स डे बुक was undercast by rupees 10,000. Total of sales day book was undercast by rupees 10,000. अब पहले बैकएंड पे समझो ट्रांजेक्शन होता क्या है। जब मैं सेल्स बुक बनाता हूं ना, दैट इज द फॉर्म ऑफ सब्सिडरी बुक। सेल्स बुक मेरा सब्सिडरी बुक होता है, तो उसमें ना मैं सारे नाम लिखता हूं जिन जिन को भी मैंने उधारी पे माल बेचा है। जैसे मान लो मैंने ए, बी, सी, डी एंड ई, इन सबको उधारी पे माल बेचा। ए को कितने की उधारी पे माल बेचा है? 10,000। बी को 25,000, सी को 25,000, डी को 35,000, ई को 15,000। बताइए टोटल कितना हो रहा है? सर टोटल हो रहा है 1,10,000। टोटल कितना हो रहा है? 1,10,000। लेकिन चमन ने क्या गलती करी? चमन ने गलती से टोटल 1,10,000 की जगह 10,000 से अंडरकास्ट कर दिया। मतलब चमन ने टोटल कितना लिखा है इसका? इस 1,10,000 की जगह चमन ने टोटल कितना लिखा है? सिर्फ और सिर्फ 1 लाख रुपए। इस 1,10,000 की जगह चमन ने कितना टोटल लिखा है? सिर्फ और सिर्फ 10,000 रुपीज, सिर्फ और सिर्फ 1 लाख, मतलब 10,000 रुपए कम लिखे। अब क्या इससे अफेक्ट पड़ेगा? यस अफेक्ट पड़ेगा, बिकॉज ध्यान से देखो, जब आप बनाओगे कौन से अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, जब आप ए अकाउंट बनाओगे, जब आप बी अकाउंट बनाओगे, जब आप सी अकाउंट बनाओगे, जब आप डी अकाउंट बनाओगे एंड जब आप ई अकाउंट बनाओगे। ठीक है, ए बी सी डी ई, आपने 5 अकाउंट बनाए। अब ए अकाउंट में आपने क्या किया होगा? सेल्स डे बुक है तो आपने ए अकाउंट में जाकर 10,000 रुपए डेबिट किया होगा, बी अकाउंट में जाकर 25,000 डेबिट किया होगा, सी अकाउंट में जाकर 25,000 डेबिट किया होगा, डी अकाउंट में जाकर 35,000 रुपीज डेबिट किया होगा, ई अकाउंट में जाकर आपने 15,000 डेबिट किया होगा। मतलब सारे अकाउंट में मिलाकर अगर मैं डेबिट इफेक्ट को कंबाइन करूं, इट इज कमिंग टू 1,10,000 रुपीज। लेकिन अगर मैं बात करूं सेल्स अकाउंट की, तो सेल्स अकाउंट में मैं क्या करूंगा? सेल्स अकाउंट के क्रेडिट साइड में मैं पीरियोडिकल सेल्स डे बुक का टोटल लिखता हूं। अब बताओ पीरियोडिकल सेल्स डे बुक का टोटल आइडियली आना कितना चाहिए था? 1,10,000। लेकिन जो कि मैंने टोटलिंग में गलती करी, तो यही टोटल मैं इधर कैरी फॉरवर्ड करूंगा। मैंने इधर कितना लिखा हुआ होगा? 1 लाख रुपए। अब गलती तो है, बिकॉज ध्यान से देखो, अगर आप सारे क्रेडिट्स का टोटल मिलाओगे तो टोटल कितना हो जाएगा? 1,10,000। अगर आप सारे डेबिट्स का टोटल मिलाओगे तो कितना हो जाएगा? 1 लाख रुपीज। एंड इसके कारण ट्रायल बैलेंस टैली होगा क्या? नहीं। लिखो बेटा, इस केस में द ट्रायल बैलेंस विल नॉट टैली, इस केस में द ट्रायल बैलेंस विल नॉट टैली। लिख लो बेटा, इस केस में द ट्रायल बैलेंस विल नॉट टैली। अब ये हो गया अंडर स्टेटमेंट।
क्या इसी स्टेट एग्जांपल को हम लोग ओवर स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं? यस। मान लो आपने 1,10,000 की जगह कितना लिख दिया ना, 11 लाख लिख दिया। एग्जांपल नंबर 2, आपने 1,10,000 की जगह चमन ने एक जीरो बढ़ा दिया एंड चमन ने कितना लिख दिया? 11 लाख रुपए। अब ध्यान से देखो, सेल्स अकाउंट में मैंने क्रेडिट कितना किया? 11 लाख रुपए। अब इधर भी तो टैली नहीं होगा, बिकॉज जितने डेबिट्स है सबका टोटल कितना है? 1,10,000, लेकिन जो क्रेडिट है उसका टोटल कितना है? 11 लाख। डेबिट्स का टोटल है 1,10,000, क्रेडिट्स का टोटल है 11 लाख रुपए। मतलब सर नहीं 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 सर, गलती तो है, और इस गलती के कारण मेरा ट्रायल बैलेंस टैली होगा क्या? नहीं। अब ये छोटी मोटी जो लापरवाहियां होती है इसको कहा जाता है एरर ऑफ कमीशन। एंड द लास्ट टाइप ऑफ एरर इज द कॉम्पेंसेटिंग एरर। एंड द लास्ट टाइप ऑफ एरर इज द कॉम्पेंसेटिंग एरर। अब कॉम्पेंसेटिंग एरर को अगर मैं वन लाइन में डिफाइन करना चाहूं, सो कॉम्पेंसेटिंग एरर्स मतलब टू और मोर एरर्स। कॉम्पेंसेटिंग एरर मतलब क्या होते हैं सर? कॉम्पेंसेटिंग एरर मतलब टू और मोर एरर्स। द जो कॉम्पेंसेटिंग एरर्स होते हैं बेटा, कॉम्पेंसेटिंग एरर्स मतलब टू और मोर एरर्स जो एक दूसरे को क्या कर देते हैं? जो एक दूसरे को कॉम्पेंसेट कर देते हैं। अब टू और मोर एरर्स जो एक दूसरे को कॉम्पेंसेट कर देते हैं उसका मतलब क्या है? मैं आपको एग्जांपल बताता हूं, ठीक है। दो या दो से ज्यादा एरर जो एक दूसरे को कॉम्पेंसेट कर देते हैं उसका मतलब क्या है? मैं आपको सिंपली बताता हूं, ठीक है। एग्जांपल सिंपली ऐसा है, लेट अस टेक द एग्जांपल। मैं आपको एग्जांपल लिखाता हूं, एग्जांपल के थ्रू आप बेटर समझोगे, एग्जांपल के थ्रू आप बेटर समझोगे। मान लो मैंने ऑन 1 जनवरी 2023 परचेस ऑफ ₹10,000 रिकॉर्डेड एज ₹1,000। क्या गलती हुई है? मैंने 1 जनवरी को एक परचेस किया, कितने का? 10,000 रुपए का, लेकिन मैंने रिकॉर्ड कितने से किया? 1,000 रुपए से। उसी के बाद 3 जनवरी के दिन मैंने फिर से एक परचेस किया, इस बार मैंने परचेस कितने का किया? ₹1,000 का, लेकिन चमन ने रिकॉर्ड कैसा किया? एज 10,000 रुपए। अब ध्यान से देखो बेटा, क्या पहले ट्रांजेक्शन में गलती है? यस। आपने 1,000 की जगह, पहले ट्रांजेक्शन में गलती है, आपने 10,000 की जगह कितना लिखा? 1,000। क्या सेकेंड ट्रांजेक्शन में गलती है? यस। आपने 1,000 की जगह क्या लिखा? 10,000 रुपए। लेकिन 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 ये दोनों एरर्स है ना, ये दोनों एरर्स एक दूसरे को कॉम्पेंसेट कर रहे हैं। कैसे ये दोनों एरर्स एक दूसरे को कॉम्पेंसेट कर रहे हैं? ध्यान से देखो। मान लो अगर मैं परचेज अकाउंट करेक्ट बनाता, मान लो अगर मैं परचेज अकाउंट करेक्ट दिखाता, तो मैं 1 जनवरी में परचेज अकाउंट को कितने से डेबिट करता? 10,000। 3 जनवरी के दिन कितने से डेबिट करता? 1,000। मतलब परचेज अकाउंट पहले भी कितने से डेबिट होना था? 11,000 रुपए से। अब चलो मैं मानता हूं मैंने परचेज अकाउंट गलत बताया है, मैं मान रहा हूं कि मैंने परचेज अकाउंट गलत बताया है, लेकिन सर मेरी जो गलतियां है ना, मैंने गलतियां करी है, लेकिन दोनों गलतियों ने एक दूसरे को कॉम्पेंसेट कर लिया। क्यों? मैंने 1 जनवरी के दिन 10,000 की जगह कितना लिखा? 1,000 रुपीज। मैंने 3 जनवरी के दिन 1,000 की जगह कितना लिखा? 10,000। लेकिन सर जो अल्टीमेट टोटल 11,000 आना था वो 11,000 ही तो आ रहा है। कितना टोटल आना था? 11,000 रुपए। कितना टोटल आ रहा है? 11,000 रुपए ही आ रहा है। मतलब दोनों गलतियां हैं, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं गलती नहीं है। 1 जनवरी में भी 10,000 का 1,000 मतलब गलती है, 3 जनवरी में भी 1,000 का 10,000 तो गलती है, लेकिन सर ये दोनों गलतियों ने क्या किया ना, एक दूसरे को कॉम्पेंसेट कर दिया है। दो गलतियां है, दो से ज्यादा गलतियां है, मैं मान रहा हूं, लेकिन इस केस में टू और मोर एरर्स ने एक दूसरे को क्या किया है? कॉम्पेंसेटिंग एरर कर दिया है। इसी को कहा जाता है कॉम्पेंसेटिंग एरर। एंड जो कॉम्पेंसेटिंग एरर होते हैं, क्या कॉम्पेंसेटिंग एरर में मेरा ट्रायल बैलेंस टैली होता है? यस। अरे गलती है लेकिन नेट इफेक्ट तो खत्म हो गया ना, जो कि मेरा नेट इफेक्ट खत्म हो गया तो मेरा ट्रायल बैलेंस टैली हो जाएगा। एंड वी आर डन, एंड वी आर डन, एंड वी आर डन 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 डन। टाइप्स ऑफ एरर वाला कंसेप्ट मेरा खत्म हो गया। जल्दी से चैट में बताओ बच्चों, आपको कोई डाउट है क्या? जल्दी से बताओ मेरे बच्चों, टाइप्स ऑफ एरर वाले कंसेप्ट में आपको थोड़ा सा भी डाउट है क्या? आ जाओ एक बार बुक में चेक कर ले। टाइप्स ऑफ एरर कौन से होते हैं? सर मेरे 4 टाइप के एरर होते हैं। पहला होता है एरर ऑफ प्रिंसिपल, फटाफट रीड कर लेते हैं। आपने कैपिटल को रेवेन्यू दिखा दिया, रेवेन्यू को कैपिटल दिखा दिया, वाइस वर्सा, ठीक है। एग्जांपल हम लोगों ने लिख लिया। अगला क्या है? एरर ऑफ ओमिशन, कंप्लीट ओमिशन, एंट्री रिकॉर्ड ही नहीं करी। पार्शियल ओमिशन, डेबिट इफेक्ट किया, क्रेडिट इफेक्ट नहीं किया, क्रेडिट इफेक्ट किया, डेबिट इफेक्ट नहीं किया। देन क्या आता है? एरर ऑफ कमीशन, कमीशन मतलब रॉन्ग अकाउंट, हमने देखा आपने रमन का चमन कर दिया रॉन्ग साइड,
आपने डेबिट का क्रेडिट लिख दिया, रॉन्ग अमाउंट, या सर रॉन्ग टोटल मतलब ओवरकास्टिंग कर दिया, अंडरकास्टिंग कर दिया, हम लोगों ने देखा। देन क्या होता है कॉम्पेंसेटिंग एरर। कॉम्पेंसेटिंग एरर मतलब दो या दो से ज्यादा गलतियां, लेकिन दोनों एक दूसरे को क्या कर दे रहे, कॉम्पेंसेट कर दे रहे। पहले केस में परचेज 10,000 का 1,000 लिखा, दूसरे केस में परचेज 1,000 का 10,000 लिखा, लेकिन अल्टीमेटली टोटल जो बननी चाहिए थी 11,000, क्या 11,000 की टोटल बन रही है? यस। तो ये हो गए मेरे कॉम्पेंसेटिंग एरर। अब ध्यान से देखो बेटा, मैंने आपको हर एरर के साइड में ना लिखाया है कि क्या इस एरर के कारण मेरा ट्रायल बैलेंस टैली होगा या मेरा ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होगा। अब आपको ध्यान से लिखना है, आपको बुक में चार्ट बनाना है, ठीक है। बहुत सारे चार्ट्स आपको बुक में गिवन है, लेकिन कई सारे चार्ट्स आपको बुक में गिवन नहीं है। अब एरर्स के बारे में आपको लिखना है। अगर जो आपके एरर्स है ना, अगर आपके ऐसे एरर्स है जिसके कारण आपका ट्रायल बैलेंस टैली होगा, अगर ऐसे एरर्स है जो गलतियां तो है लेकिन फिर भी आपका ट्रायल बैलेंस टैली तो होगा, सही अमाउंट पे होगा गलत अमाउंट पे होगा ये नहीं पता। इसीलिए जब हम ट्रायल बैलेंस चैप्टर देखते हैं ना बेसिक्स वाला, तब उसमें कहा जाता है कि द पर्पस ऑफ ट्रायल बैलेंस इज टू एंश्योर एरिथमेटिकल एक्यूरेसी। ट्रायल बैलेंस टैली तो होगा, सही अमाउंट पे टैली होगा ये नहीं पता। अब अगर ट्रायल बैलेंस टैली हो रहा है तो उन एरर्स को क्या कहा जाता है? उन एरर्स को कहा जाता है डबल साइडेड एरर्स। गलतियां तो है लेकिन एक गलती डेबिट साइड में भी है, एक गलती क्रेडिट साइड में भी है, एंड दोनों गलतियों के कारण मेरा ट्रायल बैलेंस क्या हो रहा है? टैली हो रहा है। इसको कहा जाता है डबल साइडेड एरर्स। लेकिन द अदर टाइप ऑफ एरर इज जिसमें ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होता। अब हमने बहुत सारे रीजंस देखे ऊपर के जिसके कारण ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होगा। जैसे आपने दोनों ट्रांजेक्शन का डेबिट इफेक्ट दे दिया, दोनों ट्रांजेक्शन का क्रेडिट इफेक्ट दे दिया, एक इफेक्ट 10,000 से दिया, एक इफेक्ट 1,000 से दिया, आपने अंडरकास्टिंग कर दी, आपने ओवरकास्टिंग कर दी। मल्टीपल रीजंस के कारण आपका ट्रायल बैलेंस टैली होगा क्या? नहीं। एंड जिन रीजंस के कारण आपका ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होता उन रीजंस को कहा जाता है बेटा सिंगल साइडेड एरर। जिस गलती के कारण ट्रायल बैलेंस टैली होता है उसको कहा जाता है डबल साइडेड एरर। जिन गलतियों के कारण मेरा ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होगा उनको कहा जाता है सिंगल साइडेड एरर। अब आ जाओ बच्चों, प्यारा सा हम लोग एक चार्ट देखते हैं जो चार्ट आपको ऑलरेडी समझा हुआ है। आ जाओ बेटा ध्यान से देखो। एरर्स कौन से होते हैं? सर एरर एक तो होता है एरर ऑफ प्रिंसिपल, दूसरे होते हैं क्लरिकल एरर्स। सर क्लरिकल एरर्स के बारे में तो आपने बताया नहीं। अरे सुनो ना, क्लरिकल एरर्स मतलब वो एरर्स जो हम लोगों ने देखा, कॉम्पेंसेटिंग एरर, एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन। अब ध्यान से देखो बेटा, क्या एरर ऑफ प्रिंसिपल में ट्रायल बैलेंस एग्री होगा? यस। अब आपको अपने नोट्स घुमा के देखने हैं। इधर तो चार्ट लिखा हुआ है जो आपको एग्जाम से एक दिन पहले आएगा, लेकिन इस चार्ट के पीछे का लॉजिक हम लोगों ने देखा है। यस। जैसे पहले केस में क्या एरर ऑफ प्रिंसिपल में ट्रायल बैलेंस टैली होगा? यस। एंड हम लोगों ने विद रीजन देखा है। देन बात करेंगे हम लोग कॉम्पेंसेटिंग एरर की। क्या कॉम्पेंसेटिंग एरर में भी मेरा ट्रायल बैलेंस टैली होगा? यस। ये भी हम लोगों ने रीजन के साथ देखा है। देन आते हैं हम लोग क्लरिकल एरर्स में। सर टाइप ऑफ एरर ऑफ ओमिशन में दो एरर है, कंप्लीट ओमिशन है मतलब डबल साइडेड एरर, ट्रायल बैलेंस टैली होगा। पार्शियल ओमिशन में ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होगा। और जो हमारे एरर ऑफ कमीशन है, जैसे ध्यान से देखो, राइटिंग ऑन द रॉन्ग अमाउंट इन द सब्सिडरी बुक्स या रॉन्ग कास्टिंग ऑफ सब्सिडरी बुक्स, कम लिख दिया ज्यादा लिख दिया, रॉन्ग पोस्टिंग इन द लेजर, एक अकाउंट में पोस्ट करना चाहिए था दूसरे में पोस्ट कर दिया, डेबिट में लिखना चाहिए था क्रेडिट में लिख दिया, अकाउंट का बैलेंस ही गलत किया, तो ये क्या होगा? इस चीज के कारण मेरा ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होगा। एंड हम लोगों ने रीजन देखा कि जिन रीजंस के कारण हमारा ट्रायल बैलेंस टैली होता है, आज के बाद से हम उनको बुलाएंगे डबल साइडेड एरर्स। आ जाओ ना, एक काम करते हैं इधर ही लिख लेते हैं, ठीक है। एक काम करते हैं इधर ही चार्ट में ऐड कर देते हैं। जिन गलतियों के कारण मेरा ट्रायल बैलेंस टैली होगा इसको हम लोग अभी के बाद से कहेंगे डबल साइडेड एरर। एंड जिन गलतियों के कारण मेरा ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होगा इनको हम लोग कहेंगे सिंगल साइडेड एरर। इनको हम लोग कहेंगे सिंगल साइडेड एरर, ठीक है। इन लोगों को हम लोग कहेंगे सिंगल साइडेड एरर। नाउ कम्स द क्वेश्चन कि सर गलतियां तो है, हम लोगों ने देखी कई सारी गलतियां है। हो सकता है गलतियां जर्नल बनाने के टाइम पर हो सकता है गलतियां लेजर पोस्टिंग के टाइम पर हो सकता है गलतियां लेजर बैलेंसिंग के टाइम पर हो सकता है गलतियां ट्रायल बैलेंस बनाते टाइम पर हो। अब ये जो गलतियां होती है ना सर, रेक्टिफाई तो करेंगे, लेकिन रेक्टिफाई कब 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 किया जाएगा? बेटा आपको अपनी बुक में ना एक ये जगह दिख रही होगी, ये हमने बुक में आपकी जगह ऐसे नहीं छोड़ी है, आपको इधर एक टाइम स्टैम्प बनाना है, ठीक है। आपको एक टाइम स्टैम्प बनाना है। ये हमने बना लिया टाइम स्टैम्प, ये हमने क्या बना लिया? टाइम स्टैम्प। एंड आप हेडिंग लिखोगे स्टेजेस ऑफ रेक्टिफिकेशन। एक आपको बनाना है टाइम स्टैम्प एंड आप क्या लिखोगे? स्टेजेस ऑफ रेक्टिफिकेशन। बेटा वीडियो को लाइक करते चलो,
स्टेजेस ऑफ रेक्टिफिकेशन मतलब मैं रेक्टिफिकेशन कब 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 कर सकता हूं। अब ध्यान से देखो बेटा, द फर्स्ट स्टेज ऑफ रेक्टिफिकेशन इज, मान लो मैंने इस दिन ट्रायल बैलेंस बनाया, सो द फर्स्ट स्टेज ऑफ रेक्टिफिकेशन इज बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। द फर्स्ट स्टेज ऑफ रेक्टिफिकेशन इज बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। द सेकेंड स्टेज ऑफ रेक्टिफिकेशन, ये पहला स्टेज हो गया। द सेकेंड स्टेज ऑफ रेक्टिफिकेशन इज ट्रायल बैलेंस बनने के बाद लेकिन फाइनल अकाउंट्स बनने से पहले। सेकेंड स्टेज ऑफ रेक्टिफिकेशन क्या है कि मेरा ट्रायल बैलेंस बन चुका है लेकिन सर मेरा फाइनल अकाउंट्स नहीं बना, दैट इज बिफोर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स, बिफोर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स। एंड द लास्ट स्टेज इज स्टेज नंबर 3, दैट इज आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स। बताओ बच्चों, आपको समझ में आ रहा है क्या? रेक्टिफिकेशन करने के मेरे पास 3 स्टेजेस है, मैं कब 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 रेक्टिफाई कर सकता हूं। अब ध्यान से सुनो, मैं 3 स्टेजेस क्यों बता रहा हूं, बिकॉज आप रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या पास करोगे इट मेनली डिपेंड्स अपॉन आप किस समय पे रेक्टिफाई कर रहे हो। जैसे कि सर अगर आप एक ही ट्रांजेक्शन को मैं रेक्टिफिकेशन अगर बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस कर रहा हूं तो एंट्री अलग होगी क्या? यस। अगर आफ्टर ट्रायल बैलेंस बट बिफोर फाइनल अकाउंट्स कर रहा हूं तो एंट्री अलग होगी क्या? यस। एंड अगर फाइनल अकाउंट्स बन जाने के बाद मतलब मैं अगर उसी एरर को अगले साल में जाके रेक्टिफाई करूंगा तो उसकी एंट्री अलग होगी क्या? द आंसर इज यस। अब तीनों केस में सर, तीनों केस में हो सकता है, इधर भी हो सकता है मैं सिंगल साइडेड एरर को रेक्टिफाई करूं, इधर भी मैं डबल साइडेड एरर को रेक्टिफाई करूंगा, सिंपल है ना। इधर भी हो सकता है मैं सिंगल साइडेड एरर को रेक्टिफाई करूं, मैं डबल साइडेड एरर को रेक्टिफाई करूं, इधर भी हो सकता है मैं सिंगल साइडेड एरर को रेक्टिफाई करूं एंड मैं डबल साइडेड एरर को रेक्टिफाई करूं। तो इस चैप्टर में हमें क्या देखना है, इस पूरे चैप्टर में हमको इन शॉर्ट देखना यही है। अगर हम लोग बात इस पूरे चैप्टर की करेंगे ना तो बेटा इस पूरे चैप्टर में हमको देखना यही है कि अगर रेक्टिफिकेशन बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस होगा तो सिंगल साइडेड एरर डबल साइडेड एरर का रेक्टिफिकेशन कैसे होगा। अगर रेक्टिफिकेशन बिफोर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स होगा तो रेक्टिफिकेशन सिंगल साइडेड एरर एंड डबल साइडेड एरर का कैसा होगा। अगर मेरा रेक्टिफिकेशन आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स दैट इज अगले साल में जाकर होगा तो बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस एंड आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स कैसे होगा, यही हमें इस चैप्टर में देखना है। ठीक है, आज का लेक्चर में अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग ना बच्चों एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी हम लोग एक्चुअली देख लो लेक्चर कितना टाइम हो चुका है। ठीक है, कितना टाइम हो चुका है, लेट मी चेक। कितना टाइम हो चुका है, अच्छा खासा टाइम हो चुका है क्या हमें? यस, लगभग 1 घंटे से भी कम हो चुका है। चलो लगभग क्या करते हैं ना, एक ब्रेक ले लेते हैं।